मैं अपनी पत्नी के शारीरिक सुख को पूरा नहीं कर पाता था क्योंकि मैं एक अपाहिज इंसान था। दोनों पैरों से लाचार था। इसलिए मेरी पत्नी रोज किसी को अपने कमरे में बुलाती थी और फिर उसके कमरे से गंदी गंदी आवाजें आती थी। एक दिन मैं भी अपना व्हीलचेयर लेकर उसके कमरे के पर्दे के पीछे छुप गया और मैंने देखा मेरी पत्नी वहां पर कई आदमियों के साथ। अगर कोई लोग हाथ पैर से ठीक रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ तो वह बिल्कुल भी गरीब नहीं है। आप खाने को मोहताज नहीं है। एक घटना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपाहिज हो गया। जब मैं ठीक था तो मैं दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता था। मेरी नज़र में असली गरीब वह होता है जो अपने हाथ पैर और आँख से लाचार हो। वह किसी की मदद का मोहताज हो। यह एक बहुत ही परेशानी की बात है। ऊपर से मेरी पत्नी की हरकतें मुझे बहुत शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपने पैर को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान पैरों को बेड से नीचे किया और फिर व्हीलचेयर पर बैठ गया। ये सब करते हुए मैं बुरी तरह से हाफ कर रह गया था। रात को सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज मुझे दवाइयाँ खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात के सन्नाटे में मुझे अपनी पत्नी की अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था। जब मेरी पत्नी कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट होती थी। उसका हसीन रूप उस टाइम और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल देख मेरी जान निकलने लगती थी। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोती हो, उठकर क्यों चली जाती हो, लेकिन वह मुझे कोई जवाब नहीं देती थी। बस थोड़ा सा मुस्कुराती और मेरे बेजान पाँव को देखने लगती कि जैसे मुझसे कह रही हो कि तुम एक अपाहिज आदमी हो, मुझे दे ही क्या सकते हो। लेकिन वह अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहती थी। उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। वह पूरा दिन मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथों से खिलाती थी और रात को एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर तैयार होती और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। यह सारी बात जो मुझे परेशानी दे रही थी, वह मेरे लिए मौत से कम नहीं थी। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि मनोरमा, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा और चलने लगूँगा। मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। जो परेशानी मैं रातों को सहता था वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने झटके से अपने हाथ मेरे हाथ से छुड़ाए थे। फिर खाने की थाली उठाकर मेरे पास से ले गई। मैं व्हीलचेयर चलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में जूठे बर्तन धो रही थी। मैं उसके पास गया और कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और चलने फिरने लग जाऊंगा। दोबारा से मेरी इस बात पर एक कांच का ग्लास जोर से उसने जमीन पर पटका था। फिर उसने गुस्से से मेरी व्हील चेयर को पकड़ा और मुझे गैलरी में ले आई। 10वीं मंजिल से नीचे देखते हुए मुझे डर महसूस हो रहा था। कहने लगी, मुझे तुम यूं ही मोहताज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो मैं यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ही ना हो, वैसे ही रहो बेबस और मोहताज। यह बड़े गुस्से से मुझसे कह रही थी। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। जिस तरह वह मुझे आगे कर चुकी थी, नीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था और मेरी जान निकलने ही वाली थी। उसकी आंखें उस वक्त गुस्से से बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी और वह गुस्से से लंबे लंबे सांसें भर रही थी। फिर उसने मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई और बेड पर सहारा देकर लेटा दिया। दवाइयाँ खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थी वह सुनकर मैं पल पल तड़पता था। मुझे अपने बेजान टांगों पर गुस्सा आने लगा था। मैं बेबस होकर अपनी टांगों पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। अगर मैं ठीक होता तो अपनी पत्नी की इस हरकत के लिए जान से मार डालता। उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी, उसके साथ बंद कमरे में ना जाने क्या क्या कर रही थी। लेकिन मैं बेबस और मजबूर था। इस बार मैंने ठान लिया कि आज उस आदमी को छोड़ूंगा ही नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल के दराज से अपनी गन निकालकर कमरे के बाहर निकल आया। सामने के कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे के अंदर झांक कर देखा तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया।
जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हाथ से वह गन नीचे गिर चुकी थी, क्योंकि सामने मेरा ही वह होश उड़ा देने वाली खूबसूरती लेकर मेरे सामने बैठी थी और मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने मुंह से सिगरेट का लंबा लंबा धुआं उड़ाते हुए कहा कि मनोरमा, मेरी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हो। एक तरफ 25 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मेरी शादी का प्रस्ताव। मैंने अपनी कुर्सी पर टेक लगाते हुए उस खूबसूरत लड़की के चेहरे की बेबसी को देखकर मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 25 लाख के चेक पर जा रही थी और कभी मेरी तरफ। उस वक्त उसकी ज़रूरत थी तो सिर्फ शादी के प्रस्ताव की। औरत अगर हसीन हो और उस पर बेबस और मजबूर भी हो, तो उसकी बेबसी से खेलने में और भी मज़ा आता है। इसलिए मैं जिस तरह मनोरमा की बेबसी से मजा लूट सकता था, उसकी आंखों में झिलमिलाता हुआ आंसू मेरे अंदर के जज्बातों को बहुत ताकत दे रही थी। एक खुददार लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, जिसमें मैं मनोरमा को घिरा हुआ देखा था। उसकी माँ उस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। वह मुरझाई आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस सी बैठी थी। उस वक्त उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से मेरी शादी के प्रस्ताव पर दस्तक दिए थे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैल गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक कली को खरीद लिया। उसे भी कुछ दिन अपने कमरे के इर्द गिर्द रखूंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरह उसे फेंक दूंगा। मेरे लिए वह शायद इतनी ही अहम थी जिसके साथ कुछ दिन था या कुछ महीने बिता सकता था। मगर मैं नहीं जानता था कि मनोरमा किस आफत का नाम है। वह कोई आम सी लड़की का नाम नहीं था, कोई बला थी जो मुझे निगल गई थी। मैंने बड़ी खुशी से उससे शादी के प्रस्ताव उसके हाथ से लिया और अपना भी साइन किया। फिर ऑफिस के दूसरे रूम की कुर्सी पर पंडित जी बैठे थे, जिन्होंने बाकी की रस्में की थी। वह मनोरमा से मनोरमा खन्ना हो चुकी थी। उस वक्त उसकी वह बेबसी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं मनोरमा को अपनी जीत की नज़रों से देखा था। वहीं पर मनोरमा अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसने वह 25 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी थी। मेरे बुलाने पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, मनोरमा, ये चेक मेरा ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंचा देगा, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी। मुझ में अब इतना सब्र नहीं था उसके इंतजार की, इसलिए उसने मुझे तरप कर देखा था। कहने लगी, मेरी माँ जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। वह जिंदा बचेगी या नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरी माँ के पास बिताने दीजिए। मैं अपनी कुर्सी से उठा और चलता हुआ मनोरमा के पास आ गया। मैंने मनोरमा से कहा, तुम्हारी माँ को इस वक्त पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें तो वह पहचानेगी भी नहीं, इसलिए ड्राइवर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पैसे पहुँचा देगा और तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी। और प्लीज़ मुझे इतना बोर मत करो, मुझे इस पल का बहुत दिनों से इंतज़ार था। यह बात कहकर मैंने मनोरमा की कलाई पकड़ ली और उसे मैं अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर मैं फ्लैट की तरफ चल पड़ा। वह पूरे रास्ते मेरे से विनतियाँ करती रही कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मैं कल वापस तुम्हारे पास फिर से आ जाऊँगी। मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले उस लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर की लगी हुई आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसुओं को देखकर ही बुझनी थी, इसलिए मैं हंसता हुआ अपनी गाड़ी चलाता रहा। मैं एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ इकलौता लड़का था। इतने तो शायद मैंने अपने पैर के जूते नहीं खरीदे होंगे, जितनी मैंने लड़कियों को खरीदकर किसी फालतू सामान की तरह फेंक चुका था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं बितानी थी। आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी कि कुछ दिन बिताने के बाद वह मुझे अच्छी लगती। मैं मनोरमा की कलाई अपने फ्लैट के बेडरूम में लाकर छोड़ी थी। मनोरमा आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 25 लाख दिए हैं ना मैंने तुम्हें, तुम्हारी माँ मरेगी नहीं, इसलिए रोना धोना बंद करो। और फिर मैं मनोरमा को अलमारी में से नाइट ड्रेस निकाल कर दिया और पहनने को बोला। कुछ दिन पहले मैंने इस गरीब लड़की को यह ड्रेस पहनने के लिए दिया था और यही ड्रेस मनोरमा ने मेरे मुंह पर दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की पहचान करा गई थी कि वह उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो पैसों की खातिर इज्जत बेचे। और आज मैंने उसे इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसे बस 25 लाख रुपए में मैंने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी खुफिया पत्नी बना लिया था। जब तक मेरी इच्छा होती मैं उसे पत्नी बनाकर उसका इस्तेमाल करता और फिर बाद में उसे डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देता।
कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 25 लाख का चेक दिया था और वजह उसकी ज़्यादा खूबसूरती का होना था, जिसने मेरे होश और नींद उड़ा रखी थी। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके जो चाहता उसके साथ कर सकता था, लेकिन मैं उसे बेबस और मजबूर देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए मदद की भीख मांगे, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती। फिर ऐसा ही हुआ। आज वह मेरे सामने बिल्कुल उस रूप में ही थी जैसा मैं उसे देखना चाहता था। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मनोरमा मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की थी, जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया था। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। जब मैं पापा के ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो अचानक मेरी नज़र मनोरमा पर पड़ी। तो उसके हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। वह बड़ी खूबसूरत थी। बहुत सुंदर सा सूट पहनकर वह चुपचाप से कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी नज़र उसकी तरफ उठी, लेकिन उसके जादुई हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था और मैं पलक झपकना भूल गया था। शायद वह मेरी गंदी नज़रों का असर था। मनोरमा उलझन का शिकार हुई थी। औरत खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है, इसलिए मनोरमा ने मुझे बड़ी नापसंद नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मनोरमा के हुस्न ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं दोबारा पापा के ऑफिस में गया और मैंने उनसे मनोरमा के बारे में बात की। तो वह कहने लगे, वह 2 महीने पहले ही उनके ऑफिस में काम करने आई है। बहुत मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी मेरी कंपनी के लिए एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर मनोरमा मेरे ऑफिस में काम कर लेती है तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला उससे क्या ऐतराज़ हो सकता था। मनोरमा को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले यही काम किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई, लेकिन अब तक मेरी खुशी के बारे में उसने नहीं सोचा था। उसे काम करते थोड़े ही हफ्ते बीते थे कि जब उसने मुझसे पहला सवाल किया था। तब मैंने उसे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के कुछ रूल अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों की ड्रेस बिल्कुल मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर वह ऐसी फालतू के सूट वगैरह को उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करे तो ही अच्छा है। इसके लिए मैं उसकी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं उसे वापस उसके पापा के ऑफिस में भेज दूं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसे यह सब मंजूर नहीं है। वह कम तनख्वाह पर काम कर लेगी, लेकिन मेरी शर्त उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसके मना करने पर मेरे अंदर तो जैसे आग लग गई थी। आज तक ऐसी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर से तंगी की हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती है, और हम जैसे इस मालिक के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का उनका एक पुराना हथकंडा है। और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत का चोला उतारने में उनको जरा सी भी देर नहीं लगती है। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले दिन मनोरमा से कहा कि मैं उसे मेरे साथ एक बिजनेस के काम से बाहर चलने के लिए वह मेरे साथ चले। सबसे पहला सवाल उसने किया कि क्या ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि वह टाइम से ज़्यादा देर नहीं करेगी। मैंने कहा, हाँ, ऑफिस के टाइमिंग में लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई थी। मैं उसे एक होटल में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वह चले गए। मैं मनोरमा को बहाने से उसे होटल के एक कमरे में ले आया, लेकिन जब मैं उसे अपनी इरादे के बारे में बताया तो अब गुस्से से वह लाल हो गई थी। मैं 25 लाख का चेक और एक छोटी सी ड्रेस उसके सामने रख दिया और यह भी कहा कि मैं जब तक चाहूँ उसके साथ इस होटल के कमरे में समय बिता सकता हूँ। वह मुझे मना नहीं करेगी। मुझे लगता था कि अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वह चेक और कपड़ा दोनों ही मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, वह एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की है। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे अंदर एक आग की तरह लगी हुई थी। इसलिए मैंने सबसे पहले उसे अपने कंपनी से निकाल दिया और अपने पापा से मनोरमा की बुराई की और कहा वह भी उसे नौकरी पर ना रखे। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मनोरमा को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसकी माँ की एक्सीडेंट करवा दिया। उसे जिंदगी और मौत के दोराहे तक लाकर पहुंचा दिया। जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मनोरमा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो आपकी शराफत और ख़ानदानी चोले को मेरे सामने उतार कर रख दीजिए। वह कहने लगी, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद बेशक मैं उसे एक रात के बाद ही क्यों ना छोड़ दूं,
लेकिन वह बिना शादी किए मेरे साथ कभी नहीं रह पाएगी। उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर थी। मैं उसकी बात पर एक कमीनी हंसी हंसने लगा। पंडित जी को अपने ऑफिस में बुलाया। फिलहाल शादी के लिए मनोरमा तैयार थी, लेकिन मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन के लिए रंगरलियां की चीज थी। आज वह लड़की पूरी मजबूर थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस थोड़े दिन की बात है। जैसे ही मनोरमा के हुस्न का असर मेरे सर से उतरेगी, मैं मनोरमा के हाथ में डिवोर्स का पेपर पकड़ा दूंगा, उसे चलता करूंगा। लेकिन वह किसी नशे की तरह थी, मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार मुझे वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती थी, इतने कि मैं कई घंटे बस उसे देखते रहता था। जबकि मुझे आज तक मनोरमा से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक नफरत थी, और वह नफरत रोज ही बढ़ता रहता। जितना मैं उसकी संगत में रहता, उतनी ही वह मुझे अच्छी लगने लगती। उसका उदास चेहरा भी मुझे बहुत लुभाने लगा था। एक बार वह बीमार हो गई थी, तब मेरी जान पर बन आई थी। उस टाइम मुझ पर एक जुनून सा सवार हो गया था। मुझे मनोरमा से मोहब्बत हो गई थी। उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। कुछ महीने की बजाय 1 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक वह मेरी शादीशुदा जिंदगी में थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि मैं उसे कब डिवोर्स दूंगा, क्योंकि मैंने उसे पहले ही बताया था कि मैं उसके साथ सिर्फ कुछ दिन या 1-2 महीने ही रहूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह पूरी जिंदगी ही मेरे साथ रहे। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बितानी। मुझे हर कीमत में तुमसे डिवोर्स चाहिए। तुमने खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे, वह फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी। मैंने कहा, मनोरमा, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब से तुमसे दिल लगी करते करते ही तुमसे हकीकत में दिल लगा बैठा, इसलिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मनोरमा मुझसे लड़ने झगड़ने लगी थी। कहने लगी, मैं उसे छोड़ दूं। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरा गिरेबान पकड़कर बुरी तरह झकझोर रही थी। वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझसे यह बात मत करना। तुम यूं ही मेरे साथ रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। उस दिन मैंने टेंशन से गाड़ी की ड्राइविंग भी बहुत तेज रफ्तार में कर रखी थी। नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से मेरी कार टकराई थी। मैंने अपना संतुलन खो दिया और मेरी कार पलट चुकी थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे माँ बाप के साथ मनोरमा भी वहाँ मौजूद थी। उस वक्त मैं अपने घर वालों के सामने मनोरमा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन जिस हालत में मैं पहुंच गया था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप के घर की बजाय मनोरमा के फ्लैट में चला गया, और वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका व्यवहार भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवाइयाँ देने के बाद मेरे कमरे से वह बाहर निकल जाती थी, फिर पूरी रात कमरे में नहीं आती थी। मैं उस वक्त इस तरह मोहताज हो चुका था कि खुद से उठ नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सामने वाले कमरे में थी, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात के सन्नाटे में मुझे सामने के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त कौन था जो कमरे में मनोरमा के साथ मौजूद था? मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन वहम नहीं था। अब मुझे रोज ही अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी, जो मेरे लिए बहुत परेशान कर देने वाली थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मनोरमा ही मुझे फाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर एक नैतिक नाम का लड़का था। जो भी जरूरी काम होता, मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था। वह काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से यूं बाहर निकलेगा। मैंने कहा तो कहने लगा, हाँ मैं ही हूँ। आज वह मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मनोरमा भी उसके साथ खड़ी थी। उसने फाइल मेरे सामने रखी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर मैंने उसे डिवोर्स ना दी तो वह मुझे जान से मार डालेगी। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल सुन्न होकर मनोरमा को देखा था। मैंने कहा, मनोरमा, मुझे तुमसे इसलिए भी मोहब्बत हो गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी शराफत पर यकीन था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ गद्दारी भी कर सकती हो, क्योंकि गद्दारी का सारा रास्ता तो मैंने अपनाया था। मैंने तुम्हें लाखों देना चाहा, लेकिन तुमने अपनी शराफत की अहमियत दी थी।
तो फिर आज क्या है? मुझे अपनी जायदाद छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। अच्छा रहेगा कि तुम मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। तभी वह मैनेजर कहने लगा कि मनोरमा मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ किसी ने मुझे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मनोरमा की बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। तुमने मेरी माँ के साथ जो भी किया था, मैंने और मनोरमा ने उसका बदला लेना चाहा था। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया। उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए यह ड्रामा किया। यह सब सुनकर मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मनोरमा से अपने हर व्यवहार की माफ़ी मांगी थी। औरत मर्द से कहीं ज़्यादा दयालु होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था और मैं अपनी ज़िंदगी में हमारी ईमानदारी से आगे बढ़ने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।